पहाड़ी औरतां नवीं उम्र के मुंडियां नाल जो काम करदियां हन उसनूं जाण के तुहाडे होश उठ जाणगे। दरअसल होया कुछ एवें कि मेरे 14 साल दे हुंदे ही अचानक तो मेरे मोढियां ते बहुत वड्डी जिम्मेदारी आ गई। मैं तां इत्थे अपने पापा दे कोल घुम्मण आया सी। मैनूं की पता सी कि इत्थे आके हालात अजिहे बन जाणगे कि मैनूं खाण नूं रोटी तक नहीं मिलेगी। अते उसे दौरान मेरी मुलाकात एक पहाड़ी औरत नाल होई जिसने मैनूं एक अजिही गल दसी जिसनूं सुन के मैं हैरान रह गया अते सोचण लगा कि आखिर 14 साल की उम्र के मुंडे नाल इसनूं अजिहा की काम करना है जिस दे बदले विच ये मैनूं इन्ना सब दे रही है। मजबूरी विच मैनूं उसकी गल मननी पई। फिर उस औरत ने जो कुछ मेरे नाल कीता उसनूं जाण के तां तुहाडे पैरां हेठों जमीन निकल जाएगी। मेरा नाम हरदीप है। मैं पंजाब के एक कस्बे का रहने वाला हाँ। फैमिली विच मेरे तो इलावा मेरी माँ, मेरी भैन अते मेरा वड्डा भरा है। मेरे पिता कारपेंटर हैं जो कि भूटान कोल एक छोटे ਜਿਹੇ पहाड़ी पिंड विच काम करते हैं। उन्हां दी कमाई के जरिए ही साडे घर का खर्चा चलता है। हालांकि उन्हां दे घर तो दूर रहने की वजह नाल मेरा वड्डा भरा नशेड़ी बन चुक्या है। मेरी भैन हुणे इंटर विच पढ़ रही है अते मैं 8वीं क्लास के पेपर दिते सन। पेपर दे के मैं खाली होया। मेरी 1.5 महीने की छुट्टी सी। असी जिस कस्बे विच रहिंदे सी उत्थे तां उंज भी स्कूल विच घट ही लोग जाया करदे सन। कहण नूं छुट्टी 1.5 महीने की हुंदी सी पर मैनूं पता सी कि मैं हुण स्कूल तां 2-2.5 महीने बाद ही जावांगा। मैं मां नूं कहा कि मैं अपने पापा कोल जाके अपनियां छुट्टियां गुजारना चाहुंदा हाँ। हालांकि मैं छोटा सी पर घट उम्र तो ही घर की जिम्मेवारी अपने सिर ते ले रखी सी तां मां ने ज़्यादा चिंता नहीं की अते मां ने मैनूं इकल्ले ही गड्डी विच बिठा दिता। मेरा सफ़र बहुत चंगा गुजरिया। इस दौरान मां ने पापा नूं खत लिख दिता सी जिस विच उन्हां ने दस्सिया सी कि हरदीप तुहाडे तो मिलण तुहाडे कोल आ रहा है। मेरे पापा मैनूं स्टेशन ते मिल गए। मेरे लिए तरह तरह दीयां चीज़ां लैके आए सन क्योंकि अज मेरा जन्मदिन भी सी। पापा ने मैनूं गल ला लिया अते बहुत प्यार किया ते कहा कि हरदीप अज तू पूरे 14 साल का हो गया है। उस तो बाद असी दोवें एक गड्डी ते पापा दे घर वाल चल पए जिसनूं पापा किराए ते लियाए सन। उस अंदर कोई पहाड़ी गीत वज रहा सी अते असी दोने बाप बेटे बड़ी मस्ती विच एक दूजे नाल गल्लां करदे होए सफ़र का मजा ले रहे सन। अचानक साडे नाल एक हादसा वापरिया। साडी गड्डी का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट विच कार ड्राइवर तां मौके ते ही मर गया। हालांकि मैनूं ज़्यादा चोट नहीं लगी पर मेरे पापा बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए सन जिस दी वजह नाल मैनूं उन्हां नूं हॉस्पिटल लैके जाना पिया। हॉस्पिटल विच मैं गुमसुम जिहा खड़ा सी उदों पापा दे दोस्त आए। उन्हां ने मेरे मोढे ते हथ रख के मैनूं तसल्ली दित्ती अते कहा कि पुत्तर चिंता ना करो तुहाडे पापा जल्दी ही ठीक हो जाणगे। उदों डॉक्टर भी उत्थे आया। उसने जो गल दसी उसनूं सुन के तां मेरी जान ही निकल गई। मैं इत्थे पहाड़ां ते अपनियां छुट्टियां गुजारन घुम्मण ते मज़े करन आया सी। मैं कुछ वक्त अपने पापा नाल इत्थे गुजारना चाहुंदा सी। अपनी माँ तो बहुत जिद करके इन्ने पैसों का इंतजाम किया सी कि किसी तरह अपने पापा को भूटान के इस पिंड तक पहुँच जावां ते इत्थे पहुँच के तां मेरे ते मुसीबत का अजिहा भार टुटिया कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। पापा नूं देख के मेरे हंझू रुकण का नां नहीं लै रहे सन। उन्हां दी हालत बहुत ज़्यादा बुरी सी। उन्हां दा पूरा जिसम पट्टियां 'च लिपटिया होया सी। डॉक्टर कह रहा सी कि उन्हां दे हत्थ अते पैरां दीयां हड्डियां टुट गईयां सन अते उन्हां नूं ठीक होण विच घट्टों घट्ट 3 महीने तां लगणगे। पापा दे दोस्त ने तुरंत उस कंपनी नूं फोन किया जिथे वो दोने काम करते सन ताकि उन्हां दी कंपनी इस बुरे वक्त विच मेरे पापा की मदद कर सके। पर कंपनी के मालक ने यह गल सुन के साफ साफ कह दिता कि असी कोई भी खर्चा नहीं उठावांगे अते हुण 6 महीने तक साडे कोल उन्हां लई कोई काम नहीं है। असी उन्हां दी जगह किसी होर नूं रख लिया है। कुछ दिन बाद जदों पापा होश विच आए तद उन्हां नूं यह गल पता लगी तां वो बुरी तरह रोण लगे क्योंकि घर परिवार की सारी जिम्मेवारी पापा ते ही सी
जिस वजह करके ही पापा इत्थे भूटान के पहाड़ी पिंड विच काम करन आए सन। इत्थे आके पापा दिन रात पूरी लगन नाल काम करते सन, जिस वजह नाल असी घर विच सुकून की जिंदगी गुजार रहे सी। पर हुण तां पापा दा काम ही चला गया। उन्हां नूं समझ नहीं आ रहा सी कि ये बाकी दा टाइम किवें कटेगा। ते यही सोच के पापा की तबीयत होर खराब होने लगी कि हुण अगे की होवेगा। पापा नूं इन्ना परेशान देख के मैनू बहुत तकलीफ हुई। मैनू अपने आप उत्ते गुस्सा आ रहा सी कि जे मैं इत्थे आउण दी जिद ना करदा तां ना पापा मैनू लैण उस गड्डी तो आउंदे अते ना ही एक्सीडेंट हुंदा। मेरी नज़र विच तां पापा की इस हालत का जिम्मेवार मैं ही सी। हस्पताल वालियां ने एक हफ्ते विच पापा नूं छुट्टी दे दित्ती सी। फिर मैं पापा नाल उन्हां दे छोटे जे घर विच वापस आ गया। ये घर लकड़ी की झोंपड़ी वर्गा सी, पर पापा मैनू कहण लगे कि हुण सानू अपने पिंड वापस जाना पवेगा, क्योंकि इस हालत विच तां मैं इत्थे रह भी नहीं सकदा। मैं तां किसी भी काम नूं करन दे काबिल नहीं रहा अते जदों कंपनी मेरा खर्चा चुकण तो मना कर चुकी है तां हुण इत्थे रहना किस काम दा। जो पैसा मेरे कोल जमा किया होया है वह भी इत्थे रहे तां हौली हौली सारा खर्च हो जाएगा। इस तो बेहतर यह है कि असी दोने घर चलते हाँ। पर यह सुन के तां मैं परेशान हो गया, क्योंकि मैनू पता सी घर का हाल की है। वड्डा भरा पूरी तरह नशे का आदी बन चुक्या है अते घर की सारी जिम्मेवारी पापा उत्ते सी। अते पापा नूं इस हाल विच देख के घर विच माँ अते भैन दोने ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाणगे। मैं पापा नूं तसल्ली दित्ती कि तुहाडी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तद असी घर वापस जाने बारे सोचांगे। उस वक्त तां पापा टिकट लैण दे काबिल भी नहीं सन अते मैं इन्ना वड्डा भी नहीं सी कि ये सब काम इकल्ले कर सकां। पर मेरा वापस जाण दा कोई इरादा नहीं सी। मैं सोच लिया सी कि मैं इत्थे कोई काम खोज लवांगा अते जदों तक पापा ठीक नहीं हुंदे मैं अपने पापा नाल रह के उन्हां दी जिम्मेवारी उठावांगा। पर सारी परेशानी ये सी कि मैनू कोई काम आउंदा ही नहीं सी अते मैनू ये भी नहीं पता सी कि इस पिंड विच की काम हुंदा है जो मैं कर सकां। इस छोटे जे पहाड़ी पिंड विच 14 साल के छोटे बच्चों नूं काम ते रखण लई कोई भी तां राजी नहीं सी, क्योंकि इत्थे दे कानून के हिसाब नाल 14 साल के बच्चे नूं काम ते रखण ते कारखाने के मालिक नूं सख्त सज़ा हो जाती है। मैनू समझ नहीं आ रहा सी कि मैं करां तां आखिर करां की। मेरे लिए इत्थे काम भालना नामुमकिन सी। जदों के पापा कमरे विच इकल्ले रह के अपने आप नूं बीमार महसूस कर रहे सन, पापा नूं शाम नूं घर तो बाहर ले आया ताकि नाल ही गार्डन विच ले जाके घुमाया जाए। उत्थे बैठे हुए जदों पापा बच्चों नूं खेडदा देख रहे सन, उदों मेरी नज़र एक पहाड़ी औरत ते पई। ਉਹ थोड़ी दूर बैठी सी अते उस दियां नज़रां मेरे ते ही सन। कुछ ही देर विच पापा दा कोई दोस्त आ गया अते पापा उस नाल गल करन लगे। उदों उस औरत ने मैनू इशारा किया अते अपने कोल बुलाया। मैं तुरंत उस कोल चला गया। वो बहुत ही खूबसूरत, उम्र 30-35 साल रही होवेगी। वो मुस्कुरा के मैनू पुछण लगी कि तू कौन है अते कित्थों है, तुहाडे पापा नूं की होया है। मैं उसनों अपना नाम हरदीप दस्या अते अपना पूरा बायोडाटा इक्को साह विच दस दिता अते उसनों यह भी दस्या कि साडे कोल कोई भी काम नहीं है। इस वजह करके सानू इत्थे रहण विच बहुत परेशानी आ रही है। मेरी गल सुन के वो निम्मा निम्मा मुस्काई अते मैनू कहण लगी कि तुहाडा गुजारा किस तरह चल रहा है। ये सुन के तां मेरियां अखां विच हंझू आ गए अते मैं कहा कि पापा दी नौकरी तां पहला ही जा चुकी है अते मैं इत्थे काम लभदे लभदे थक चुकिया हाँ, पर कोई भी मैनू काम ते रखना नहीं चाहता। ये सुन के उसने मैनू कहा, जे तेनू इत्थे कोई काम मिल जाए तां तू की वो काम करेगा। मैं बहुत खुश हो गया। मैं कहा क्यों नहीं, जेकर कोई काम होवेगा तां मैं जरूर करांगा। मैं तां आप यही चाहता सी कि किसी तरह इत्थे काम मिल जाए अते मैं 6 महीने तक पापा की जिम्मेवारी संभाल लवां। उस तो बाद वो अपनी जॉब ते वापस जा सके अते साडा घर फिर तो अपने रूटीन ते सैट हो जाए। मेरी गल सुन के वो भी खुश हो गई अते कहण लगी कि तू मैनू बहुत पसंद आया। मैनू तेरे जिहे ही किसी मुंडे की तलाश सी
जो कि मेहनती होवे ਅਤੇ कोई भी काम करने ਲਈ राजी होवे, इत्थों तक कि अपने घर वालियां खातर अपनी जान तक दे सके। मैं हैरानी नाल पुछया कि तुहाडे कोल मेरे लिए कोई काम है? उसने कहा कि हाँ मेरे कोल है, सगों तुहाडे लिए तां बहुत चंगा काम है जिसनों करके तैनू खुशी भी होवेगी अते तैनू पैसे भी बहुत मिलणगे। सच कह रही हाँ, तू बहुत मजा करेगा। उसकी गल सुन के मैं खुश हो गया। अखीर मैं एक छोटा जिहा बच्चा ही तां सी। मैनू तां अजिहा लगा जिवें मेरा मंगिया होया कोई खिडौना मैनू मिल गया। इस तो चंगी तां कोई गल ही नहीं हो सकती सी। मैं उसनू कहा कि ठीक है, तुसी बस मैनू काम दस दिओ, मैं अपने पापा नाल गल कर लवांगा। कहण लगी कि तैनू रोज़ सवेर तो शाम तक मेरी कोठी ते आउणा होवेगा। एक हफ्ते मैं तैनू ट्रेनिंग देवांगी अते उस तो बाद तैनू काम दस दिता जाएगा, पर तैनू पूरे हफ्ते का पैसा दिता जाएगा। उसने मैनू अपनी कोठी का पता समझा दिता अते कहण लगी कि मैं तेरा इंतजार करांगी। जेकर तू मेरे घर आया तो मैनू बहुत खुशी होवेगी। और बहुत चंगी तरह मुस्कुरा के गल कर रही सी। मैं उसनू कहा कि तुसी मैनू काम तां दसो, तां मुस्कुरा के कहण लगी, हरदीप इन्नी भी की जल्दी है, पहला तू आ तां जा। मैं उसनू कोई होर सवाल पुछदा, उदों मेरे पापा ने मैनू आवाज़ दी। उन्हां दे चेहरे ते तकलीफ साफ नज़र आ रही सी। शायद उन्हां तो हुण बैठा नहीं जा रहा सी। मैं फौरन पापा नू लैके घर वल चल पिया। रस्ते विच पापा ने पुछया कि वो पहाड़ी औरत कौन सी अते तेरे नाल की गल्लां कर रही सी। मैं पापा नू दस दिता कि वो औरत मैनू अपनी कोठी ते बुला के काम करवाना चाहती है। शायद उसनू घर का कोई कम है, ਜਾਂ फिर वो मेरे कोलों घर का समान मंगवाना चाहती है, वरना भला छोटे बच्चे तो औरत नू की कम होएगा। मेरी गल सुनते ही पापा ने साफ मना कर दिता अते कहा कि हुणे तू सिर्फ 14 साल का है, हुणे तू बच्चा है, तू इत्थे घूमण लई मेरे कोल आया है, मैं तेनू किसी काम ते नहीं जाण देवांगा। पहाड़ी औरत कौन है? अजे विच किसी अणजाण दे घर किवें भेज देवां? पता नहीं वो तेरे तो किन्ना काम करवाएगी। पर मैं पापा नू कहा कि पापा बस 6 महीने दी ही तां गल है, एक बार जदों तुसी ठीक हो जाओगे तां तुसी अपनी कंपनी तो वापस तो ज्वाइन कर लेना अते मैं तुहाडी सेवा करके वापस तो अपने घर चला जावांगा अते अपनी पढ़ाई लिखाई विच लग जावांगा। पर तद तक तां घर दा खर्चा चलाउण लई कुछ तां करना ही पवेगा ना। अते वो औरत मैनू चंगे पैसे देण नू तैयार है, तां फिर मैनू काम करन विच की परेशानी होवेगी भला? पापा दियां अखां भिज गईयां। वो कहण लगे कि मेरा छोटा पुत्र इन्नी जल्दी वड्डा हो गया कि मैनू समझाउण लगा है। मैं पापा नू कहा कि एक बार उस औरत दे घर ते जाके वेखदा हां, एक दिन जावांगा, जेकर मैनू काम समझ विच नहीं आया तां वापस आ जावांगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरी गल सुन के अते घर दी परेशानी नू देखदे होए पापा मन गए अते कहण लगे कि जेकर तैनू कोई परेशानी होवे तां उसे वक्त वापस आ जाना। अते ये गल्लां करदे होए असीं अपने घर आ गए। रात भर ये सोच के खुश हुंदा रहा कि मैं बहुत किस्मत वाला हाँ जो मैनू एक काम मिल गया, वरना मैं तां थक चुकिया सी अते हार मन के घर वापस जाण दी सोच चुकिया सी। पर मेरे दिल विच थोड़ा डर भी सी। मैं ये भी सोच रहा सी कि ना जाने उसकी कोठी कितनी वड्डी होवेगी, कि मैनू उसकी पूरी कोठी की सफाई करनी पवेगी। यही सब सोचते हुए मेरिया अखां बंद हो गईयां अते मैं सो गया। अगली सवेरे ही उठ गया अते पापा दे सारे काम करके उन्हां नूं नाश्ता करा के उस औरत की कोठी ते जाण लई निकल गया। उस औरत की कोठी साडे घर तो ज़्यादा दूर नहीं सी, इसलिए पापा ने उत्थे भेजण दी हामी भर लई सी। नाल ही पापा नूं भरोसा दवाया सी कि कोई भी परेशानी होवेगी तां मैं सीधा घर आ जावांगा। उस औरत की कोठी ते पहुँच के मैं चौकीदार नूं कहा कि मैनू तुहाडी मालकण ने बुलाया है। उसने सिर तो पैर तक मैनू देखा अते कहण लगा कि तू रहेगा मैडम कोल। उसकी गल मैनू बहुत अजीब लगी। नाल ही वो बड़ी अजीब जिहियां नज़रां नाल मैनू देख रहा सी। उस तो बाद उसने टेलीफोन जरिए एक नौकरानी नूं बाहर बुलाया अते मुस्कुरा के उसनूं कहा, यह बच्चा है, मैडम नाल रहेगा। मालकण भी एक तो एक खूबसूरत मुंडा खोज के लियाउंदी है, उन्हां दी भी दाद देनी पवेगी।
इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ मैं हैरान हो गया। भला ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? मैडम ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾयद ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੁਝ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਾਣੀ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ। ਕੋਠੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੀਚੀ ਦਾ ਜੂਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਣ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੂਸ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ। ਕਮਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਕਮਰਾ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਧੀਆ ਰੰਗ, ਤਿੱਖੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚਰਚੇ ਸਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਚੜ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਮਨ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਡਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ। ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਅਮਨ ਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅਮਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ, ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਪਾ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਉਸਦੀ ਨਸਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਿਖਾਏ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਪੁੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਦ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ। ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ ਅਖੀਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਮਾਲਕਣ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਰਦੀਪ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਂਝ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੇ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਔਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਨ ਤੋਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੇ ਸਨ, ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਮਨ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਮਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਦਾ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਨਵੇਲੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ 2 ਬੰਡਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋਗੇ मैं पूरी ईमानदारी नाल करांगा। पर उस तो बाद उस पहाड़ी औरत ने जो कुछ मैनू कहा वो सुन के मेरे होश उड़ गई। आखिर ये संभव ही किवें सी? मैं उस पहाड़ी औरत नाल अजिहा किवें कर सकदा सी? मैं हुणे 14 साल का छोटा बच्चा सी अते जिस चीज़ की ख्वाहिश मेरी मैडम कर रही सी वो मेरे लिए संभव नहीं सी। हालांकि मेरा नन्ना जिहा दिल उस दियां अदावां तो अते इस कमरे की मनोहक खुशबू नाल पिंगलदा जा रहा सी। पर फिर भी मैं अपने आप ते कंट्रोल रखा अते उन्हां नूं कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकता। वो कहन लगी कि मैं पूरा 1 हफ्ता तैनूं हर तरह की आज़ादी दी है, तैनूं तौर तरीके सिखाए, अपने काबिल बनाया, हुण तू इस काम तो मना नहीं कर सकता। वो पैसे तैनूं इस काम लई ही दिते गए हैं, इस तो पहला तां तू कोई काम कीता ही नहीं। देखो हरदीप, मैं तैनूं अपने काबिल बनाउण लई बहुत मेहनत की है, हुण तू ऐन मौके ते मैनूं मना ना कर, मेरियां हसरतां अधूरियां रह जाणगीआं। वो कहण लगी कि साडी औरतां दी जिंदगी बहुत अजीब हुंदी है, दूजे लोग साडा पैसा अते साडी जिंदगी देख के मचदे हन, पर कोई सानूं नहीं पुछदा कि साडे दिल उत्ते की गुजर रही है। मेरे पति नूं ऐश करन दी आदत हो गई है अते वो ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरां विच ਵੱਖ-ਵੱਖ औरतां नाल मिलदा है अते इस दौरान वो मैनू वक्त देना भुल ही गया है। उसनू तो यह भी याद नहीं कि मैं जवान अते खूबसूरत हाँ अते मेरे भी कुछ अरमान हैं, पर उसकी दिलचस्पी तो मेरे तो ज़्यादा बाजारू औरतां विच है जिन्हां नू वो गलत तरीके तो अपने नाल रखदा है। इसलिए मैं भी हफ्ते का 1 दिन छोटे मुंडियां नाल गुजारदी हाँ अते अपनी अधूरी ख्वाहिशां नू पूरा करदी हाँ। इस तरह ना तो मैनू प्रेगनेंट होने का डर रहिंदा है अते ना ही किसी नूं मेरे ते शक हुंदा है। मैं जानती हाँ कि यह तरीका गलत है, पर मेरा पति भी तो मैनू धोखा दे रहा है, तो मैं उसनूं धोखा क्यों ना देवां? मैं बदले की अग विच सड़दी रहिंदी हाँ। हफ्ते के अखीर विच अपने अंदर की अग इसे तरह ठंडी करदी हाँ। एक छोटा मुंडा अपने बिस्तर ते पूरे दिन रखदी हाँ, पर जिन्ने मुंडियां दा इस्तेमाल मैं अज तक किया है कोई भी तेरे जिन्ना खूबसूरत नहीं सी, पर मेरा दिल हुण तेरे उत्ते आ चुकिया है अते मैं चाहुंदी हाँ कि तू मेरे नाल हमेशा लई रह जावे। तेरी जरूरत इस वक्त पैसा है अते मेरी जरूरत तू है। मैं तैनूं ये पैसे दवांगी जिस नाल तू अपनियां जरूरतां नूं पूरा करेगा, पर इस दे बदले तैनूं मेरी हर जरूरत नूं पूरा करना पवेगा। मैं तैनूं जिंदगी भर अपने नाल रख लवांगी अते तुहाडे बाप नूं भी कदे नौकरी करने की जरूरत नहीं पवेगी, ना ही तैनूं वापस घर जाना पवेगा। अपने बाप नूं अपने घर वापस भेज देना अते हमेशा लई इत्थे रह जाना। मैं छोटा जरूर सी पर बद अकल नहीं सी। मैडम दी एक गल मेरी समझ विच आ रही सी। मैं वो सारे पैसे मैडम दे हत्थ विच फड़ा दिते अते साफ साफ शब्दां विच कहा कि मैनू हराम दे इन्हां पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं पाप दे इस रस्ते ते चल के पैसा नहीं कमाना चाहता। मैडम मैनू रोकदी रह गई, पर मैं उन्हां दी एक नहीं सुनी। पैसे की चमक भी मैनू रोक ना पाई। उन्हां दी खूबसूरत जवानी भी अते उन्हां दियां अदावां भी कुछ भी मैनू रोक ना पाया, क्योंकि मेरी माँ की परवरिश मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम सी। जो कुछ मेरी माँ ने मैनू सिखाया सी, पुत्र हमेशा सीधे रस्ते से चलना, कदे भी कुछ करने लई गलत रस्ते का इस्तेमाल ना करना। मैं भजदा होया उस कोठी तो बाहर निकलिया अते वापस डिगदा पैंदा अपने पापा कोल आ गया। मैं अपने पापा नूं आके कहा कि हुण सानूं इत्थों चलना चाहिए है, क्योंकि साडा इत्थे रहण दा कोई मकसद नहीं है। ये लोग बहुत जालिम हैं। असीं वापस अपने देश चलदे हां। भावें एक रोटी खावांगे पर इज्जत नाल खावांगे। तुहाडी थोड़ी जी बीमारी ते कंपनी वालियां ने तुहानूं बाहर कढ दिता, जदों कि तुसीं सालां तो उन्हां कोल नौकरी कर रहे सन। उन्होंने इस गल का भी लिहाज नहीं किया अते मैनू उस औरत ने धोखे नाल अपने घर बुलाया, जो कि अपने जिसम की भुख मेरे तो मिटाउणा चाहुंदी सी। चौकीदार का मुस्कुराउंदा चेहरा मैनू अज समझ आ रहा सी। मैं अपने पापा नाल वापसी का टिकट ले चुकिया सी अते आउण वालियां मुश्किलां बारे सोच रहा सी। मेरी जिंदगी मुश्किलां नाल भरी जरूर सी, पर पाप नाल भरी होई नहीं सी। मेरी माँ ने मैनू दस्सिया कि जिंदगी देना इंसान के हत्थ विच नहीं है, सगों रब के हत्थ विच है। पर उस जिंदगी नूं किवें जीना है
ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਦੌਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।